देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अलग अलग लोग इस लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी बन रहे हैं, उठ रहे हैं। अलग अलग पार्टियां अपने अपने लोगों को प्रत्याशी बना रही हैं। कई ऐसी भी पार्टियां हैं जो अभी बहुत रिकॉग्नाइज नहीं हैं, पर नई पार्टियां भी इस चुनाव मैदान में देखने को मिल रही हैं। लखनऊ लोकसभा सीट से एक ऐसी ही पार्टी है जो इस बार चर्चा में आई है। हालांकि उनका कहना है कि वो 2019 में भी चुनाव लड़ चुके हैं, पर इस बार उनकी चर्चा ज्यादा है। और ये पार्टी इसलिए चर्चा में है क्योंकि मर्दों के अधिकार की बात कर रही है। जिस शख्स से मैं आपको रूबरी कराने जा रहा हूं, कपिल मोहन जी हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिल जी, जो टोपी आपने पहनी है इसमें अगर पढ़े मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल मर्द पार्टी, और यहाँ लिखा है बेटों के सम्मान में मर्द उतरे मैदान में, ये क्या है नया? मतलब अभी तक हम लोग बेटियों के सम्मान में लोगों को उतरने की बात देखते थे, ये बेटों के सम्मान की बात। सर देखिए, बेटी बचाओ करते करते कितना समय हो गया, और भारत की आधी आबादी पुरुष भी है। बेटी बचाओ करते करते एक लड़ाई लड़ी गई कि बेटियों को बचाना है और सब कुछ करना है। आज बेटियों को आप लिव इन की छूट दे रहे हो, एडल्ट्री की छूट दे रहे हो, 16 साल में अबॉर्शन की छूट दे रहे हो। ये तो नहीं मांगा था किसी ने। तो यहाँ से जब फंसता कौन है इन सब में? लड़का फंसेगा। अगर लिव इन में दोनों रह रहे हैं, लड़की छोड़ के चली जाए तो उस पर कोई कानून नहीं लगेगा, लेकिन लड़का अगर छोड़ने की कोशिश भी करेगा तो रेप के आरोप में अंदर जाएगा। ये फैक्ट। तो आपको लगता है कि पुरुष समाज जो है या मर्द हैं वो प्रताड़ित हैं और उनके लिए कोई अधिकार की बात होनी चाहिए? सब प्रताड़ित, अगर जुर्म के आधार पे कोई चीज तय हो तो प्रताड़ित नहीं है, लेकिन जब फैसले जेंडर के आधार पे लिए जाएंगे तो फिर प्रताड़ना होगी होगी एक तरफ। आपको लगता है कि जो फैसले हैं वो जेंडर के आधार पर हो रहे हैं? क्योंकि भारत देश, मतलब एक बात ये कही जाती है कि पुरुष प्रधान देश रहा। हालांकि लगातार समानता की बात भी कही जा रही, पर पुरुष प्रधानता की जो बात कही जाती है, कि आपको लगता है कि वो चीजें उतनी नहीं रह गई और उनके साथ कुछ दिक्कतें हो रही? सर, पुरुष प्रधान कभी नहीं रहा, कहने की बात है सर। अगर पुरुष प्रधान होता तो दशरथ जी कह देते चाहिए मैंने वचन दिया है, नहीं मानता। ठीक है, गंगा जब अपने 7 बच्चों को डुबो के मार रही थी, वो भी राजा थे, उन्होंने तो नहीं पूछा। बच्चे, किसी के आदमी के 7 बच्चे मार दिए जाएं डुबा करके, और उसके बाद वो द्रौपदी का आपको उदाहरण याद है। ठीक है, उसके पहले की सारी महाभारत की आपने सारी चीजें छोड़ दी। तो स्त्री को हमेशा से बराबर का दर्जा रहा है, सम्मान भी रहा है, और भारत ऐसा देश है जहाँ रहा है। अब आजादी के बाद भी देखिए, हमारे राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री कहाँ महिला नहीं है, तो है, हमारे यहाँ बराबर हक है। पितृसत्ता जिसको कहा जाता है वो जिम्मेदारी है सर। तो वो जिम्मेदारी पुरुष ने उठाई है, और अगर पुरुष पिता के रूप में जिम्मेदारी ना उठाता तो आप ये समझिए जानवर और मानव में कोई फर्क नहीं था। फिर यहाँ पे हम लोग फैमिली सिस्टम है हमारे यहाँ, जानवरों में फैमिली सिस्टम नहीं होता है। आज क्या कर रहे हैं, जो लॉ बना रहे हैं पूरा फैमिली सिस्टम ब्रेक कर रहे हैं। ये जो एडल्ट्री है, लिव इन है, ये जो शादी के जो संबंध है, इन सबको तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है। आप डीवी एक्ट जैसा आप लॉ लेकर के आते हो। डीवी एक्ट फुल फॉर्म घरेलू हिंसा अधिनियम, आपका महिला सुरक्षा के लिए जो आपने घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया है, इसमें आप चेक करिए कि जो अपराध अगर महिला कर रही है तो उस पर उसको सुरक्षा मिली हुई है, उस पर अपराध नहीं बनेगा। लेकिन वही काम अगर आदमी कर रहा है तो वो अपराधी है। तो आपने किसको सुरक्षा कर दी इसमें, और किस तरह की सुरक्षा दे दी? फॉर एग्जाम्पल, हम पहले भी कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, अगर संतोष नाम है किसी का, पति पत्नी दोनों का, और दोनों में झगड़ा हो गया, तो जब आप मुकदमा लेके जाते हैं तो मुकदमे में जज साहब किसको सजा देंगे? क्राइम को सजा देंगे या जेंडर को सजा देंगे? वो क्राइम को होनी चाहिए। क्राइम को होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं होगी। वो पूछेंगे इसमें से महिला कौन है, और सजा होगी जेंडर को, अपराध बनेगा जेंडर पे। यही हमारा कहना है। ये बताइए, अच्छा अब आपकी पार्टी पर आते हैं। मर्ज पार्टी कब बनी, किन इश्यूज को लेकर के बनी, क्या आपके मोटिव क्या है इस पार्टी का? सब मोटिव हमारा ये है कि मेंस की भी सुनी जाए। मेंस को ऐसा दोयम दर्जे का नागरिक न बना के रख दिया जाए कि कोई भी आए उस पर आरोप लगा दे, और कितना भी बड़ा आदमी हो 2 मिनट में वो सड़क पे आ जाता है। आपने पूरी लाइफ मेहनत करी और एक लड़की ने आरोप लगा दिया और आप सड़क पे खड़े हो गए, दुनिया आपके पीछे पड़ गई, आपके पिछले सारे कर्म बेकार हो जाते हैं। और उस समय जो आपको रेपिस्ट कहना और ये सब कहना, हैंग द रेपिस्ट, शुरू हो जाता है।
कोई आपका पक्ष सुनना भी नहीं चाहता, और अगर आप सुनाना भी चाहें तो इतने जमानत के दौर से गुजरना पड़ेगा। ये जमानत लाओ, वो जमानत लाओ, यहाँ से नहीं होगी, सेशन से मिलेगी, नीचे खारिज होगी। तो ये सब एक प्रक्रिया, हैरेसमेंट शुरू हो जाता है वहां से। एक बात कहने भर का भी आदमी नहीं बचता वहां। तो ये एक तकलीफ है। अगर किसी लड़की ने आरोप लगाया, बेशक आप FIR दर्ज कर लीजिए, लेकिन उसकी जांच तो करिए। जांच के नाम पे आप कहते हो कि लड़की का जो बयान है वही पर्याप्त है। ये प्रारंभिक साक्ष्य हो गया आपका, चलिए जमानत कराइए, दौड़िए, भागिए, शुरू हो जाइए। उसके बाद जब आपका केस झूठा निकलता है तो लड़की को कोई सजा ही नहीं होती। अभी एक जज साहब ने हिम्मत दिखाई है, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने दिखाया कि लड़की ने, जिसने झूठा केस लिखाया था, एक केस बता रहा हूँ, अभी बहुत टाइम बाद मुझे सुनने को ऐसा आया है मेरे पास, तो उन्होंने उतनी सजा इक्वल दी है जितनी लड़का जेल काट के आया था। आखिर वो भी जज है, सेम IPC है, सेम सब कुछ है ना। एक जज साहब ने सजा दी है, बाकी सबके इंडिया भर में क्यों चुप हो जाते हैं? ये बताइए, ये जो इश्यूज हैं जिनको लेकर के आप इस बार चुनाव में उतरे हैं, ये इस बार कहाँ कहाँ आप लोग प्रत्याशी के तौर पर आए हैं? किन किन लोकसभा सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? सर देखिए, अभी हमने लखनऊ से पर्चा दाखिल किया था, और एक कैंडिडेट हमारे यहाँ गोरखपुर से है, एक रांची से है, और एक हमारे कल्याण मुंबई से है। थोड़ा देश के अलग अलग हिस्सों में आप लोग चुनाव? हम लोग सर ऑल इंडिया जुड़े हुए हैं। अभी भी एक पुणे से है हमारे यहाँ, वो लड़ना चाह रहे हैं, और अभी सीट हम देखने, क्योंकि अब आज 2 ही दिन बचे, इसमें कुछ हो नहीं पाएगा। एक कैंडिडेट हमारा वाराणसी में, उसको फॉर्म नहीं दिया जा रहा, वो लगातार परेशान है। अभी भी फोन आया है, बोला सर यहाँ फॉर्म ही नहीं दे रहे हैं। मैंने अभी देखा 10 फॉर्म केवल बनारस में भरे गए। क्या ये मानने लायक चीज है कि बनारस में सिर्फ 10 फॉर्म होंगे? वहाँ भीड़ टूटी पड़ी है, और 10 फॉर्म केवल अभी तक भर के आए हैं वहाँ पे, जबकि 10 फॉर्म है, कैंडिडेट 4 ही 5 हो सकता है इसमें। तो ये वहाँ पे फॉर्म को रोका जा रहा है भरने से। आपका अच्छा, आपके मैनिफेस्टो पर बात करें, मैं आपके मैनिफेस्टो से जा रहा था, यहाँ लिखा है कि पुरुषों के लिए पुरुष कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन किया जाएगा। इसके अलावा एक तरफा महिला कानून, मेंस पावर लाइन आप आरंभ करेंगे, ये क्या चीज है? सर जैसे वुमेन्स पावर लाइन है, तो मेंस को अगर हम सरकार से भी विनती करते हैं, हम तो सर छोटे आदमी हैं, लेकिन अगर सरकार भी शुरू करती तो बहुत अच्छी बात होती। हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। तो अगर हम सांसद की तरीके से यहाँ जीतते हैं तो 100% हम एक पावर लाइन जरूर देंगे यहाँ से। मेंस पावर लाइन, मेंस हेल्पलाइन, ये हम देंगे सर, बिल्कुल देंगे। इसको लगता है आपको जरूरत है मेंस पावर? जरूरत है। अगर आप ट्रायल करना चाहें, सिर्फ 2 दिन आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं बता दूं, सो नहीं पाएंगे आप। 3 आपने अपना नंबर बांटा है, आपके पास ऐसी समस्या हुआ था सर, हुआ है। मैं भी कह दूं, आप मेरा नंबर सिर्फ अगर डाल देंगे, यकीन जानिए 3 दिन तक हम सो नहीं पाएंगे। अच्छा, आपके पास क्या जो पुरुष हैं वो आपके पास अपनी समस्याओं को लेकर के फोन करते हैं, इस तरीके की जो चीज? मैं इस समय पॉलिटिकल उसमें हूँ। इससे पहले जब हम एक सेव इंडियन फैमिली ग्रुप है उसके रूप में रहे हैं, यहीं लक्ष्मण पार्क में मीटिंग होती है, KD सिंह बाबू स्टेडियम के पास। 2007 से मीटिंग होती है, आज की नहीं है। हर संडे को वहाँ पे लोग आते हैं। जो नियर बाई है हम उनको बुला लेते हैं, जो दूर के हैं उनको हम फोन पे ही कोशिश करते हैं हैंडल करने की। 2007 का आज 2024 से इतना समय बीत गया, आज भी लोग आते हैं और टच में है। अभी भी मेरे पास फोन आया था, परेशान है बंदा, फोन कर रहा है, कहीं से नंबर पाया होगा। ये वो है जो ढूंढ के आते हैं। उनको कानूनी मदद करते हैं आप, उनकी कैसे मदद करते हैं? सर खाली उनकी सुन लीजिए ना, वो उसी में आधे हल्के हो जाते हैं। आप समझिएगा उसको, उसका मर्दों की कोई सुनने वाला नहीं, आप नहीं सुनने वाला। आप कभी कह के देख लीजिए, नहीं सुनी जाती है। आप थाने पे जाएंगे तो पुलिस कहे क्या लेके आ जाओ, घर जाओ। उल्टा ये कहता है कि अगर आपकी वाइफ आ गई ना तो हम लिखने पे मजबूर हैं। वो मजबूर हो जाते हैं, और जब हम जाएंगे तो नहीं लिखेंगे। तो मैनिफेस्टो में आगे बढ़ा उसने ये भी है कि गुजारा भत्ता के नाम पर पुरुषों का शोषण करने की बजाय महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल सर। लोग कहते हैं महिला के खिलाफ है, हम महिला खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं महिला पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर बने। ये क्या कर रहे हैं, शादी होती है, चाहते हैं कि बस वो 7 फेरे ले लिए उसने और जिंदगी भर ये खिलाएगा हस्बैंड। और महिला चाहे जिसके साथ रहे, चाहे जहां जाए, चाहे जब जाए, आप एज ए हस्बैंड उसको रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते आप। बच्चे भी लेके चली जाती हैं, उसके बाद वहां से केसेस भी लाद दिए जाते हैं। जज साहब कहते हैं गुजारा भत्ता दो, अगर आप नहीं देते तो आपको जेल भेज देंगे। भेजें, लड़का छत से कूद के मर गया। मैंने एक ऑल इंडिया मुहिम भी शुरू की थी आज से 27 अगस्त 2022 में। पूरे इंडिया में 16 शहरों में एक साथ कॉन्फ्रेंस करके बोला था मेंटेनेंस हम मना नहीं कर रहे हैं,
लेकिन ये लाइफ टाइम योजना मत बनाइए। तमामों योजनाएं हैं, महिला को सशक्त करिए, डिस्प्यूट जो है वो अपनी जगह पर उसको सॉल्व करिए, लेकिन डिस्प्यूट का नाम लेकर के उसे लाइफ टाइम मत इस तरह से आदत डालिए, नहीं तो फिर तो केस ही डालेंगे फिर तो ये। और ये सशक्तिकरण तो नहीं हुआ ना। अगर किसी महिला को आप घर बैठे खिला रहे हो और हस्बैंड को बच्चे से मिलने भी नहीं दे रहे हो, उसके जो कॉन्जुगल राइट्स है वो भी उसको नहीं मिल रहे हैं, और सिर्फ वो पैसे देने की मशीन बन रहा है, एक दिन वो भी परेशान हो जाता है, कहता है सर हमारी जिंदगी किस काम की रह गई, जाएगा ऊपर वो। और रिकवरी जारी होती है। सबसे बड़ी चीज है 6-6 महीना सुनवाई नहीं होगी और उसके बाद एकदम से उसके ऊपर 1 लाख 2 लाख 5 लाख की रिकवरी डाल देंगे। कहाँ से ला के देगा वो? ये शेयर्ड पेरेंटिंग आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है, साझा पालन पोषण, इसके क्या मायने हैं, क्या चीज़? सर शेयर्ड पेरेंटिंग का ये था कि अगर देखिए मियाँ बीवी की लड़ाई है, इसमें बच्चा नहीं सफर करना चाहिए, उसको माँ और बाप दोनों चाहिए। बच्चा नहीं जानता है कि किसकी लड़ाई है, क्या गलत है क्या सही है। एक बच्चे को अगर माँ उठा ले जाती है, बच्चा स्कूल में जाता है, सबके पापा आते हैं, उसके पापा नहीं आते हैं, तो वो भी पूछता है मेरे पापा कहाँ हैं। या पिता उठा ले जाता है, मान लीजिए वहाँ भी होता है, और पूछता है मेरी माँ कहाँ है। तो ये बच्चे के मन पे गलत असर डालती है चीज़ें। तो ये शेयर्ड पेरेंटिंग इसलिए रखी गई थी कि आप अपना झगड़ा करिए जो करना है, लेकिन बच्चे को लेकर ना तो किसी एक दूसरे के प्रति भड़काइए, बल्कि उस बच्चे के लिए कम से कम दोनों लोग एक राय हुई है। ये शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट। और इसको हमारे कुमार जागीरदार साहब थे, क्रिस्प नाम से संस्था बनाई थी उन्होंने, बेंगलोर के हैं, अनिल कुंबले जी की वाइफ का कुछ उनका, वो उनकी पहली, जो अनिल कुंबले जी की सेकंड इसमें वाइफ है, उनकी पहली वाइफ उन्हीं की थी। वो अपनी बच्ची चेतना शायद नाम था, उसके लिए काफी लड़े थे। शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट वही लेके आए थे। उसमें फिर आपने एसिड अटैक का भी जिक्र किया है, मैं इस पे गया कि अटैक में सर आपने विज्ञापन डाल दिए लड़कियों पे एसिड अटैक डालना क्राइम है, जबकि एसिड अटैक कोई जेंडर न्यूट्रल धारा है। हम आपको एक ऐसे कई केसेस हैं, एक केस तो बहुत ही ऐसी स्थिति में था, लड़के के प्राइवेट पार्ट पे एसिड डाला, बांदा में है, महेंद्र सिंह नाम है। जब उसका प्राइवेट पार्ट पे एसिड डाला, प्रेमी से मिलकर उसको मरने को छोड़ दिया एकदम, बिल्कुल किसी तरह वो जिंदा बच गया। आज की डेट में किसी काम का नहीं है। मैं गवर्नमेंट के पास गया कहने के लिए सर इनके पास जैसे बाकी पीड़िताओं के लिए आपके पास स्कीमें हैं, तो बोले हमारे पास जेंट्स अगर एसिड अटैक से पीड़ित है तो कोई स्कीम नहीं है। मैं यहाँ भी गया शिरोज कैफे में, बोले नहीं कुछ नहीं हो सकता, मतलब जेंट्स है एसिड अटैक हुआ है तो नहीं होगा। 40% एसिड अटैक जो लड़के हैं उनकी बात ही नहीं होती, माना महिलाओं पे ज्यादा है, लेकिन लड़कों पे 0 ऐसा भी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं इनके साथ, क्या मतलब? सर जो सुविधा आप लड़की को दे रहे हैं वही सुविधा लड़के को भी दीजिए। हम कम ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। लड़के के ऊपर घर की जिम्मेदारी भी है, आप समझिए, लड़के के ऊपर मदर फादर सबके पालन पोषण की जिम्मेदारी है। वो महन जो आज बांदा में बैठा हुआ है, उसका फादर एजेड है, 4 बच्चे छोड़ के चली गई है, वो भी आज जेल में है। ये बच्चे को कैसे पालेगा अपने? कोई योजना नहीं है सरकार की। अपने जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है उसको लेकर के भी आप चाहते हैं कि जो बेटियों को जो अधिकार दिया जाता है वो ना दिया जाए? नहीं, ना देने को हमने नहीं कहा है। हमने ये कहा है जो भी बेटी किसी भी घर में बेटा बेटी पैदा होते हैं, दोनों का राइट इक्वल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब एक लड़की शादी होकर दूसरे घर जा रही है, इसके लिए डाउरी को आपको समझना पड़ेगा। डाउरी क्या थी? पहले डाउरी जो होती थी, जो लड़की का प्रॉपर्टी राइट होता था, वो लगभग 1/3 आपकी जो भी वैल्यू होती थी उसका वो कैश के रूप में, संपत्ति के रूप में जाता था, और 2/3 का उसका लड़की का जो प्रॉपर्टी का हक है वो उसका भाई और उसके परिवार वाले यूज करते थे। लड़की को ससुराल में जो था वहां पे हक मिलता था, क्योंकि वहां भी लड़की कोई है, वो वहां दूसरे घर जा रही है। संपत्ति जो थी एक जगह बची हुई थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, डाउरी को तो कर दिया क्राइम की श्रेणी में, और लड़कियों को कर दिया, मैरिड डॉटर्स को प्रॉपर्टी का राइट अप टू सेल दे दिया है। पहले राइट टू लिव था। राइट टू लिव में ये होता है कि अगर उनके पास कोई मुसीबत आई है तो वो मैके में रह सकती है, और होना भी चाहिए। अभी हम आज भी कहेंगे होना चाहिए, लेकिन अब ये राइट टू सेल हो गया, मतलब ये राइट में आ गया। ये हो गया कि अगर मदर फादर की सेवा करनी है तो बेटा करेगा, और जब फादर मदर की डेथ हो गई तो बेटी आके हिस्सा ले लेगी। और अब भाई बहन के बीच के मुकदमे कोर्टों में आ चुके हैं। तो क्या चाहते हैं कि बेटियों को वो हिस्सा ना दिया जाए? सर हिस्सा का मैंने तो यूसीसी में बहुत लंबा दिया है, हिस्सा दीजिए, मना नहीं करते, लेकिन फिर उनको विदा होके जाना नहीं होगा। फिर जब आप बराबर पढ़ी लिखी हैं, भूल जाइए वो बेटी है। समझ लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा कहता है मुझे माँ बाप की सेवा नहीं करनी है, मुझे किसी ऐसे घर में शादी कर दो जहां मैं ठीक से रह सकूं। उसको प्रॉपर्टी का एक शेयर दे दिया गया, जाओ तुम वहां रह लो। अब उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है,
किसी को पालने का। अगर वो रहना चाहती, लेना चाहती, मैके में रहे, लड़का विदा करा के लाए, फिर थोड़ा वर्ड हार्श हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है, लड़कों के ऊपर माँ बाप को पालने की पूरी जिम्मेदारी है और प्रॉपर्टी बढ़ती है वहां जाकर के, घर टूट जाते हैं। आम समाज में तो ये भी देखा था, बेटियां अपने माँ बाप की सेवा तो करती हैं, मतलब इसमें सर जो सेवा करती है बेशक वो निस्वार्थ सेवा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस दिन वो प्रॉपर्टी का इश्यू जब आ जाएगा तो भाई बहन में मुकदमे आ गए। कोई भी भाभी नहीं चाहती कि ननद आके यहाँ रहे, और 2 लाइन की हम बात कर रहे हैं, कोई भाभी ये नहीं चाहती कि ननद आके यहाँ रहे, बस सेवा। आपके मैनिफेस्टो पर तो बात हो गई, आपने यहाँ पर्चा दाखिल कर दिया, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों तक क्या अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, लोग क्या आपकी बातों को सुन के समझ के एक्सेप्ट कर पा रहे हैं आपके इश्यूज पर? सर लोग इस बात पे खुश हैं कि चलो किसी ने कुछ अलग मुद्दा तो उठाया, वरना दिन भर टीवी पे क्या चलता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये मुद्दा एक ऐसा है जो फैमिली के ऊपर अटैक हो रहा है, और जब लिव इन एडल्ट्री लेके आ गए, समझ लीजिए ये बिल्कुल ताबूत की आखिरी कील है। उत्तराखंड में आपने लिव इन को रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया है, उस रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर तो कर रहे हैं, जब उसको डी रजिस्टर्ड करना होगा, हटाना होगा, तो उसका कोई प्रोविजन नहीं पता। उस बीच में जो बच्चे पैदा होंगे वो नहीं पता कहाँ जाएंगे, क्या जिम्मेदारियां होंगी, सामाजिक ढांचा कैसा होगा, कुछ डिस्कशन नहीं है। सिर्फ लड़कों को या लड़कियों को भी कह लीजिए लिव इन का लॉलीपॉप पकड़ा दिया है समाज से। लिव इन के इश्यूज से इतर जो मर्दों के इश्यूज की बात आप कर रहे हैं, उन फंसेंगे, उसमें फंसना किसको है? ये लिव इन में फंसना किसको? लड़कों को फंसना है, लड़की नहीं फंसेगी इसमें, वो तो निकल जाएगी। इसीलिए लड़कों को जो कहना है ना बेटा बचाओ, आज हमको ही बताना पड़ रहा है बेटों को कि उस चक्कर में ना फंसो। ये आपके लिए 1 वे ट्रैफिक है, यहाँ से आप जा तो सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते, और लड़कियों के लिए मल्टी वे है, कहना नहीं चाहिए, वो चाहे चाहे कुछ नहीं कर सकते, वो उसका राइट है, और ये इसके लिए क्राइम है। आखिरी सवाल या अपील कह लिए जाए, आप अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे, वो आपको या आपकी पार्टी को क्यों वोट? हमारा एक ही है कि परिवार बचाइए, जो फैमिली टूट रही है। संयुक्त तो परिवार वाला जो भारत था, एक टाइम जो फैमिली वैल्यूज के लिए जाना जाता था, आज किस तरह के मामलों में जा रहा है, सारे कांड दिख रहे हैं। जो परिवार की जो इज्जत थी वो तार तार हो रही है, और आदमी बोलने में घबरा रहा है। किसी की बेटी कहीं जा रही है, वो बोल नहीं पा रहा है, ज्यादा बोलेगा हटा दिया जाएगा। किसी की बीवी किसी के साथ जा रही है, वो आदमी बोल नहीं पा रहा है। ऐसे भी केसेस हैं हमारे सामने, जब वो उसकी बीवी अपने प्रेमी के साथ उसके घर में रह रही है और वो बंदा घर से बाहर कर दिया गया। जब उसने थोड़ा विरोध किया तो बेटी से पॉक्सो लगवा दे रहे हैं। अच्छा खासा, मतलब कह नहीं सकता किस लेवल का वो आदमी है। ऐसे एक नहीं, निशादगंज में मुझको मिला, ऐसे जब प्रोग्राम कर रहे थे, वो घर के बरामदे में पड़ा हुआ, उसकी बीवी पूरे मकान पे रह रही है। पुलिस के पास आप जाइए, पुलिस कहती है हमारे पास कोई लॉ है नहीं हम उसको रोक सके। खत्म हो गया ना, परिवार खत्म है। वो सुसाइड नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? जब कानून में सुनवाई के रास्ते ही बंद हैं, या तो उस आदमी को बचपन से ये पढ़ा दीजिए साहब आपकी बीवी जरूर है लेकिन वो चाहे जिसके साथ घूमे आप मेंटली प्रिपेयर रहो, या तो ये शिक्षा दिला दीजिए। ये तो दिलाते नहीं। हम लोग तो ये सोचते हैं हमारी वाइफ होगी, परिवार अच्छे से चलेगा, माँ बाप की देखभाल होगी, बीवी साथ देगी, हम कमा के, यही तो समझाया जाता है, और वहां होता कुछ और है। तब वो आदमी किस सिंबल पर कोई आपको वोट करे, क्या है आपका सिंबल? सर हमारा सिंबल पाल का, जो कोई फ्री सिंबल हमें लास्ट मोमेंट पे मिलता है 10 दिन पहले। प्रचार क्या कर पाएंगे आप भी जानते हैं। ये लोकसभा है, कोई छोटा गांव होता तो हम बंटवा देते पर्चे। अब ये लोकसभा पे हमको सिंबल बताने के लिए भी लंबा दौड़ भाग है, लेकिन फिर भी आदमी और पाल युक्त नौका ये सिंबल है हमारा, दिया गया है। और ये पार्टी का नाम मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल के नाम से आएगा वहां पे, और फोटो हमारी आपके सामने। तो बिल्कुल, तो देखिए ये मर्द पार्टी के लोग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 5 से 6 सीटों पर फिलहाल ये चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका कहना है कि पुरुषों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ अगर वो जीतते हैं तो वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।